हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज केसर और आज का हमारा टॉपिक है ISO IITF का क्लाउस 7 स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो क्लाउस 7 का नाम क्या है? स्पोर्ट। क्लाउस 7 के 5 सब क्लॉसेज होते हैं। पहला सब क्लॉसेज क्या है? 7.1 रिसोर्सेज, 7.2 कॉम्पिटेंसी, 7.3 अवेयरनेस, 7.4 कम्युनिकेशन एंड 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अर्लियर द टाइटल वाज रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्लाउस 6। जो पहले ISO TS के अंदर ये क्लाउस 6 हुआ करता था, अब जो IITF के अंदर ये क्लाउस 7 है। तो क्लाउस 7.1 जो है रिसोर्सेज, उसकी रिक्वायरमेंट को जानते हैं। 7.11 जनरल, द ऑर्गेनाइज शैल डिटरमाइन एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ये डिटरमाइन करना है कि उसके जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। व्हाट नीड्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो बाहर से हमें चाहिए होती है, वो सारा का सारा हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए रिसोर्सेज के लिए। क्लाउस 7.1.2 पेपर, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन प्रोवाइड द पर्सन नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द QMS एंड फॉर द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ इट्स प्रोसेस, मतलब कंपनी के अंदर QMS को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर मैन पावर होनी चाहिए। क्लाउस 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशन शैल यूज लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाइल प्लानिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम कंपनी का जब डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरीके से बनाए कि हम उसको अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो जिसके अंदर हमारी टाइम की वेस्टेज ना हो, मूवमेंट की वेस्टेज ना हो, तो इस तरीके से हम करें। क्लाउस 7.1.3.1 प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग, लेआउट ऑप्टिमाइज हाउ मटेरियल हैंडलिंग, वैल्यू एडेड यूज फॉर स्पेस हैंडलिंग और नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किस तरीके से हम अपना मटेरियल का फ्लो करेंगे ताकि हमारी लीन मैन्युफैक्चरिंग हो सके, और NC प्रोडक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, इन सबको हमारे को ध्यान रखना है जब भी हम प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट की जब हम प्लानिंग करेंगे उस टाइम पे। नोट, दिस रिक्वायरमेंट शुड इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल, मतलब ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग अगर हम अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्लाउस 7.1.4 एनवायरनमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, ISO 9001:2015 की जो रिक्वायरमेंट है कि हमारे ऑपरेशन का करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट कंडीशन शुड बी कंट्रोल, जो भी हमारे काम करने के जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल होना चाहिए। द एनवायरनमेंट कंडीशन विच कैन अफेक्ट द कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वर्क एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी चेंज हो जाए तो वो हमारा वर्क एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे कि प्लास्टिक मोल्डिंग के अंदर अगर हीट ज़्यादा होगी तो वो प्लास्टिक के पार्ट्स पिघल जाएंगे। इसी तरीके से फोर्जिंग के अंदर ये जो हीट ज़्यादा हीट होने पे भी हमारे पार्ट्स की शेप चेंज हो जाती है कई बारी, और ज़्यादा ठंडे होने पे भी हमारी पार्ट्स की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एक एज पर प्रोडक्ट और हमारा जो हेल्थ के हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये हमारे क्लाउस 7.1.4 की रिक्वायरमेंट है। नोट, a suitable work environment can be combination of human and physical factor, मतलब कि जो काम करने के लिए और हमारी सेहत के लिए जो एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे सोशल के अंदर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, काल्म, नॉन कन्फ्रंटेशनल, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस रिड्यूसिंग, बर्नआउट प्रिवेंशन, इमोशनली प्रोटेक्टिव, इस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए। फिजिकल में टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो, ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो, नॉइस ज़्यादा ना हो, हाइजीन हो, हीट कम हो, एयर फ्लो सही हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये हमारे क्लाउस 7.1.4 की रिक्वायरमेंट है। पर्सनल सेफ्टी शैल बी फोकस्ड, ISO 45001 या फिर OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अगर हमने अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखी है तो ये पर्सनल सेफ्टी शैल भी फोकस, ये अपने आप फोकस हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको भी हमारे को फोकस करना पड़ेगा अगर हमारे यहाँ पे ये 2 स्टैंडर्ड हमने अभी अप्लाई नहीं करे हुए हैं तो। Note, where third party certification to ISO 45001 is recognized, it may be used to demonstrate the organization conformity to the personal safety, मतलब जिन्होंने 45,000 का अगर सर्टिफिकेट ले रखा है तो उनको इस रिक्वायरमेंट को अगर कोई ऑडिट करने आता है तो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखा दें, तो इससे भी वो अपना डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि हम अपने यहाँ पर सेफ्टी को मेंटेन कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को हम मेंटेन कर रहे हैं। क्लाउस 7.1.4.1 एनवायरनमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस, सप्लीमेंटल मतलब हमारे IITF की रिक्वायरमेंट,
द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन इट्स प्रेमिसेस इन द स्टेट ऑफ ऑर्डर, क्लीननेस एंड रिपेयर। मतलब इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी कंपनी के अंदर 5S को मेंटेन करें। क्लाउज 7.1.4.1 में 5S मेंटेन होना चाहिए हमारा। क्लाउज 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, इसका जो सब क्लाउज है 7.1.5.1 जनरल, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट, ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि आर सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन। मतलब जिस तरीके के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारी कंपनी के अंदर चाहिए उस तरीके से ही उन इंस्ट्रूमेंट से हम अपनी कंपनी में मेजरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें इंश्योर करना है अपनी कंपनी में। आर मेंटेन टू इंश्योर देयर कंटिन्यूइंग फिटनेस फॉर द पर्पस, मतलब और जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन रिकॉर्ड ऑफ द कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, और हमारी कंपनी के अंदर कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लाउज 7.1.5.1.1 मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, MSA, रेफरेंस टू MSA मैनुअल। हाँ, अगर हम अपनी कंपनी के अंदर MSA कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। नोट, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ MSA स्टडी शुड फोकस ऑन क्रिटिकल और स्पेशल प्रोडक्ट और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब पहले हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को करना है जो कि हमारे कस्टमर के द्वारा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए या जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी हमें उनकी देनी है, उनका हमें MSA सबसे पहले करना है। इसका प्लान हमारे पास होना चाहिए। क्लाउज 7.1.5.2 मेजरिंग ट्रेसेबिलिटी, कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड और बोथ एट स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम ऑन द बेसिस। मतलब जो भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं वो एक इंटरवल के बाद हमारे कैलिब्रेटेड या वेरीफाइड होने चाहिए, मतलब कि हमारे पास एक कैलिब्रेशन का प्लान होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड के बेस पे हमारे पास इसका प्लान होना चाहिए। वैन नो सच स्टैंडर्ड एग्जिस्ट, अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है या हमारी कंट्री में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, द बेसिस यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन शैल बी डॉक्यूमेंटेड। तो हम किस बेस के ऊपर कैलिब्रेशन या वैलिडेशन कर रहे हैं उसके हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हम इस तरीके से कैलिब्रेशन कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को। आइडेंटिफाइड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर स्टेटस, और उनके ऊपर जो गेजेस इंस्ट्रूमेंट जो भी है उनके ऊपर आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि ये ओके है कि नोट ओके है। नोट ओके है तो नोट ओके वाला एक अपने अलग एरिया के अंदर रखे होना चाहिए, ओके ही हमारे को यूज़ के लिए देने होते हैं। When इक्विपमेंट फाउंड अनफिट फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एज नेसेसरी। और अगर हमारे को कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा मिल जाता है लाइन पे चलता हुआ या फिर जहाँ पे भी अगर हमें मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो हमें एक प्रॉपर एक्शन लेना है कि अगर हमारे को कोई ख़राब इंस्ट्रूमेंट या अनफिट इंस्ट्रूमेंट मिल गया है तो जो मटेरियल उस इंस्ट्रूमेंट से चेक हुआ है उसका हमारे को क्रॉस चेक जरूर करना है, या जिसको हम रेट्रो एक्टिवेशन कहते हैं। जो मटेरियल उस इंस्ट्रूमेंट से चेक हो चुका है वो सारा मटेरियल हमारे को दोबारा चेक करना पड़ेगा ताकि कस्टमर के पास कोई रिजेक्टेड पार्ट ना चला जाए। क्लाउज 7.1.5.2.1 कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, हमारे पास कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड होने चाहिए। कैलिब्रेशन है मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड एंड शैल रिटेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लाउज 7 के अंदर एक मैंडेटरी प्रोसीजर उन्होंने मांग लिया है। डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, हमारे पास कैलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं उसका क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो हमें डिफाइंड करना होता है। द कैलिब्रेशन रिजल्ट शैल बी ट्रेसेबल, और जो हमने कैलिब्रेशन करा है उसका जो रिजल्ट है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। मास्टर इक्विपमेंट आल्सो कैलिब्रेटेड, मतलब जिससे हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं वो जो उसका मास्टर है वो भी आल्सो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। इफ प्रोडक्ट सप्लाई टू कस्टमर इज मेजर्ड बाय आउट ऑफ कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट देन द एक्शन ऑन सच पार्ट शैल बी डिफाइंड। और कोई अगर पार्ट जो है हमारा कस्टमर के पास चला जाता है जो कि आउट ऑफ कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट से चेक होता है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एक्शन हमारे पास होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद है क्लाउज 7.1.5.3 लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर 7.1.5.3.1 इंटरनल लेबोरेटरी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इंटरनल लेबोरेटरी शैल हैव डॉक्यूमेंटेड लैब स्कोप, मतलब जो हमारे इंटरनल लेबोरेटरी है उसका भी एक लैब स्कोप होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। द लैब स्कोप शैल इंक्लूड, जो हमारे पास लैब स्कोप है उसके अंदर क्या क्या लिखा हो? लिस्ट ऑफ टेस्ट, मतलब हम अपने इंटरनली कौन कौन से टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किन किन इंस्ट्रूमेंट का हम कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड और WIU टू परफॉर्म दोस टेस्ट, और मतलब किस स्टैंडर्ड के रेफरेंस पे हम कर रहे हैं या फिर कौन से कोई हमारे पास वर्क सेक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके बेस पर हम ये जो है इंटरनल लैब के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं।
कंपटेंसी ऑफ लेबोरेटरी पर्सनल, और जो बंदा इंटरनल लैब के अंदर कैलिब्रेशन कर रहा है उसकी क्या कंपटेंसी है वो भी होनी चाहिए हमारे पास। नोट, थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन टू ISO IEC 17025 और इक्विवेलेंट मे बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस लैब कन्फर्मिटी टू दिस रिक्वायरमेंट। मतलब जो थर्ड पार्टी का जो स्टैंडर्ड है हम उसकी भी उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं अपने यहाँ पर कि हम इसके बेस पे हम अपने इंटरनल लैब के अंदर कैलिब्रेशन कर रहे हैं। क्लाउज 7.1.5.3.2 एक्सटर्नल लेबोरेटरी। एक्सटर्नल लैब हैव ISO IEC 17025 स्टैंडर्ड। जो एक्सटर्नल लैब है उसके पास ISO IEC 17025 स्टैंडर्ड होना चाहिए, इससे सर्टिफाइड होना चाहिए। ऑन द रेफरेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इंडिया हैव NABL। इस रेफरेंस के स्टैंडर्ड के अंदर जो इंडिया के अंदर जो है वो NABL सर्टिफाइड जो लैब है वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। इन इंडिया टेस्ट शुड परफॉर्म फ्रॉम NABL सर्टिफाइड लैब। इंडिया का अगर हम बात करें तो जो हम टेस्टिंग करवा रहे हैं वो NABL सर्टिफाइड लैब से होनी चाहिए, और कस्टमर अप्रूव्ड लैब या फिर हमारे कस्टमर जो लैब अप्रूव कर रखा है उस लैब से हम टेस्टिंग करवा सकते हैं। और इसकी जो ISO IEC 17025 जो स्टैंडर्ड है उसकी एक वेबसाइट है ilac.org। ऑन दिस वेबसाइट एवरी कंट्री ISO IEC 17025 अप्रूव्ड लैब टेस्ट लिस्ट अवेलेबल। मतलब कौन कौन सी अप्रूव्ड लैब है वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद है क्लाउज 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द नॉलेज नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड अचीव कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज को वो कहीं ना कहीं उनको स्टोर करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट और सर्विस की कन्फर्मिटी हम इंश्योर कर सकें। दिस नॉलेज शैल बी मेंटेन एंड बी मेड अवेलेबल व्हेन नेसेसरी। और जो ये नॉलेज है ये मेंटेन होनी चाहिए और जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो ये अवेलेबल होनी चाहिए। डिटरमाइन हाउ टू एक्वायर और एक्सेस एनी नेसेसरी एडिशनल नॉलेज एंड रिक्वायर्ड अपडेट्स। और मतलब कहीं अगर हमारे को एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत है तो हमारे को वो भी रिक्वायर्ड हमें लेनी चाहिए, एक्सटर्नली या इंटरनली जहाँ से भी हम ले सकते हैं वो हमारे को नॉलेज लेनी चाहिए और उसको भी हमारे को अपने पास स्टोर करना चाहिए। नोट 1, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इज अ नॉलेज स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज जनरली गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज वो नॉलेज है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपीरियंस से जो लेती है। इट इज़ जनरली गेन्ड बाय एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस ही हमारे को गेंड होती है। नोट 2, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज कैन बी बेस्ड ऑन। जो हमारी कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉलेज है वो किस किस पे बेस हो सकती है, एक्सपीरियंस पे, लेसन लर्न फ्रॉम फेलियर एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंसेस, नॉलेज फ्रॉम कस्टमर, इन सब से हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज बनती है। और जो ये नॉलेज है इसको हमारे को स्टोर रखना चाहिए ताकि बंदे जब भी चेंज हो जाए पर हमारी कंपनी में नॉलेज रहे। ऐसा होता है कि मैं मान के चलो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने वो कंपनी छोड़ दी तो जो नॉलेज मेरे पास थी वो मैं अपने साथ ले गया, तो इसीलिए अब कंपनी के अंदर उस नॉलेज को स्टोर किया जाता है ताकि मेरी जगह कोई और भी बंदा काम पे आए तो वो अपना आराम से काम को हैंडल कर सके। अब है हमारा क्लाउज 7.2 कॉम्पिटेंसी। डिटरमाइन नेसेसरी कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन, एंश्योर कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन। मतलब क्या क्या कॉम्पिटेंसी एक बंदे के अंदर चाहिए और उस कॉम्पिटेंसी को हमें एंश्योर करना है। कॉम्पिटेंसी मतलब कि वो उस काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कॉम्पिटेंसी है। टेक एक्शन टू एक्वायर नेसेसरी कॉम्पिटेंसी एंड चेक इफेक्टिवनेस, डॉक्यूमेंट शैल बी रिटेन। और मतलब कि एक्शन ले, अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है उस पर्सन के अंदर तो उसको नेसेसरी एक्शन ले, उसको ट्रेनिंग दे और उसकी कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करें। क्लाउज 7.2.1 कॉम्पिटेंसी सप्लीमेंटल। सप्लीमेंटल मतलब IATF के रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन एंड अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। मतलब TNI बनाएं और TNI के अंदर देखें कि उसकी कॉम्पिटेंसी में कहाँ कहाँ कमी है, उस कॉम्पिटेंसी को हम अपग्रेड करें। शैल बी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। और कॉम्पिटेंसी के लिए जो है TNI का हमारा जो है एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। क्लाउज 7.2.2 कॉम्पिटेंसी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहले क्या था, ये 6.2.2.3 की रिक्वायरमेंट थी। इसके अंदर क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर ऑल पर्सनल इन न्यू और मॉडिफाइड रिस्पॉन्सिबल। मतलब कंपनी के अंदर हर एक बंदे को ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी अगर न्यू जॉइनिंग हो रही है उसको भी दी जाएगी, या फिर किसी बंदे की अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है तो उसको भी ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होने का मतलब है कि कोई बंदा पहले जैसे
CNC चला रहा था तो अब उसको VMC पे कर दिया, या जैसे मशीन चेंज कर दी, या फिर मान के चले जैसे कि मुझे कार चलानी आती है, अब आप मेरे से बस चलवाना चाह रहे हैं तो मुझे ट्रेनिंग देंगे तभी मैं बस ठीक ढंग से चला सकता हूँ, नहीं तो 50-100 बंदे तो मरेंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर चेंज हो रही है या मॉडिफाइड हो रही है तो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग शैल गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एजुकेशन। जो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो जो बंदा है कि इसकी जो एजुकेशन है उसके बेसिस पे दी जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क, और वो कैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर रहा है उसके बेसिस पे ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी टू परफॉर्म देयर डेली वर्क, जिससे कि वो अपना डेली वर्क आसानी से कर सके। क्लाउज 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। इंटरनल ऑडिटर की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए? इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पिटेंसी एवल्यूशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी का एक मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए। सिस्टम ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, अब इंटरनल ऑडिटर में जो सिस्टम ऑडिटर है उसकी क्या कॉम्पिटेंसी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट्स बेस्ड ऑन प्रोसेस अप्रोच इंक्लूडिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ IATF स्टैंडर्ड, understanding of 5 core tools requirements, understanding of customer specific requirements, understanding of audit planning and execution। प्रोसेस ऑडिटर कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी ऑडिटेड, जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑडिट करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ PFME एंड कंट्रोल प्लान। प्रोडक्ट ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसको मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। क्लाउज 7.2.4 सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। सेकंड पार्टी ऑडिटर मतलब जो पर्सन सप्लायर के यहाँ ऑडिट करता है वो। सप्लायर ऑडिटर शैल कॉम्पिटेंट, जो सप्लायर ऑडिटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उस पर कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए। सप्लायर ऑडिटर कॉम्पिटेंसी ऑल सिस्टम ऑडिट, वो मतलब कि सिस्टम की ऑडिट करना जानता हो। ऑल सिस्टम ऑडिट रिक्वायरमेंट, इसके अंदर जो सप्लायर ऑडिट कॉम्पिटेंसी है इसमें ऑल सिस्टम ऑडिटर जो कॉम्पिटेंसी है, जो ये रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी कवर करे वो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी ऑडिटेड, और जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वो ऑडिट करना जा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू प्लान कंडक्ट प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट्स एंड क्लोज ऑडिट फाइंडिंग्स, इसकी इसको नॉलेज होनी चाहिए। क्लाउज 7.3 अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अवेयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ QMS, मतलब जो भी बंदे हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको पॉलिसी की नॉलेज हो, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कंट्रीब्यूशन टू QMS, उनका QMS में कहाँ पर रोल है, मतलब वो प्रोसेस प्रोडक्ट ऑडिट भी कर रहे हैं तो कौन से क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, उनको QMS की नॉलेज होनी चाहिए। इम्प्लीकेशन ऑफ नॉट कन्फर्मिंग ऑफ QMS, ये सब उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। क्लाउज 7.3.1 अवेयरनेस सप्लीमेंटल IATF की जो रिक्वायरमेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर द पर्सन आर अवेयर ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो भी लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो जो काम कर रहे हैं उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर और कस्टमर के पास कोई रिजेक्शन तो नहीं जा रही, उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी लोग काम कर रहे हैं अगर वो गलत काम करेंगे तो उससे कस्टमर को क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। क्लाउज 7.3.2 एम्प्लॉइज मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट। मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, मतलब कंपनी के अंदर एक मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉइज मोटिवेट हो और वो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को अचीव कर सके। क्लाउज 7.4 कम्युनिकेशन। The organization shall have appropriate arrangements for internal and external communication relevant to QMS including, मतलब हमारी कंपनी के अंदर QMS से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है वो appropriate मैनर में होनी चाहिए। On what it will communicate, मतलब क्या कम्युनिकेट करना है, when to communicate, कब कम्युनिकेट करना है, विथ वोम टू कम्युनिकेट, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो कम्युनिकेट और कौन कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेशन का एक पूरा मैनर होना चाहिए। क्लाउज 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। क्लाउज 7.5.1 जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? द ऑर्गेनाइजेशन QMS इंक्लूड,
ऑर्गेनाइजेशन के जो QMS में वो क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय IITF स्टैंडर्ड, जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स IITF स्टैंडर्ड की वो सारे के सारे हमारे पास हमारे QMS में होना चाहिए। जो मैं आपको QMS कोर्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ उसके अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर सब कुछ मिलने वाला है। नोट, डॉक्यूमेंट्स ऑफ QMS कैन डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ड्यू टू, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का आपको अलग अलग QMS हो सकता है। किस कारण से हो सकता है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, इससे भी अलग अलग QMS चेंज हो सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस एंड देयर इंटरेक्शन, प्रोसेस कितना कम्प्लेक्स है, उनका इंटरेक्शन कैसे है, इसके ऊपर भी अलग अलग कंपनीज का अलग अलग QMS हो सकता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग भी QMS आपका बदल सकता है, बट जो उसमें डॉक्यूमेंट्स है वो कॉमन ही रहते हैं। क्लाउज 7.5.1.1 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए? क्वालिटी मैनुअल शैल अवेलेबल, हमारे पास क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी मैनुअल के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? स्कोप, एक्सक्लूजन एंड इट्स जस्टिफिकेशन, मतलब जो हमने स्कोप में एक्सक्लूजन कराया कि जैसे कि मैंने जो आपको पहले वीडियो में जो बताया कि हमने हमारे स्कोप के अंदर हम प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं कर रहे, तो हमने स्कोप में से एक्सक्लूजन करा हुआ है और जस्टिफिकेशन भी दी हुई है। जस्टिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन नहीं होता, हमारे पास कस्टमर की ड्राइंग आती है, उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट बना रहे हैं, तो ये जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। रेफरेंस ऑफ प्रोसीजर, हमारे मैनुअल के अंदर प्रोसीजर की रेफरेंस होनी चाहिए, मतलब मैनुअल तो हमने बना दिया, अब उसके अंदर प्रोसीजर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड से मैनुअल बनता है, मैनुअल से प्रोसीजर बनता है और प्रोसीजर से फॉर्मेट बनता है, तो हमारे मैनुअल के अंदर प्रोसीजर की रेफरेंस होनी चाहिए। प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट, मतलब कौन कौन सा प्रोसेस कैसे इंटरेक्ट करेगा वो होना चाहिए। कस्टमर स्पेसिफिक मीट्रिक रिक्वायरमेंट्स, ये भी हमारे पास होनी चाहिए। CSR इन विच डॉक्यूमेंट, CSR भी हमारे पास होना चाहिए। क्लाउज 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल गिवन नंबर ऑन डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स जो हम बना रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, जो QMS सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए। जो मैं आपको QMS के जो डॉक्यूमेंट्स दूंगा उसके अंदर सबके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट नंबर सब कुछ मिलेगा, ताकि आप किसी भी कंपनी में जाके इसको इम्प्लीमेंट कर दें। अप्रूवल कंट्रोल, कि उसको कौन अप्रूव करेगा, QMS हेड, क्वालिटी हेड, जो भी अप्रूव करेंगे, अप्रूवल कंट्रोल होना चाहिए। इसको डॉक्यूमेंट को कौन चेंज कर सकता है, इसका चेंज का कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा कहीं पे भी सिस्टम में बैठा हो चेंज कर लिया, इसलिए जो QMS के डॉक्यूमेंट है वो कंपनी में सिर्फ एक ही सिस्टम के अंदर होनी चाहिए जो MR के पास है, इसलिए इनका मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनका मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। इशू कंट्रोल, कौन इसको इशू करेगा, इसका भी कंट्रोल होना चाहिए। क्लाउज 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। क्लाउज 7.5.3.1 इट इज़ अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर यूज़ वेयर एंड व्हेन इट इज़ नीडेड, मतलब जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास एक तो सुटेबल होने चाहिए यूज़ करने के लिए, और जब भी हमारे को ज़रूरत हो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो MR के सिस्टम में थे, आज MR छुट्टी पे है तो हमारे को डॉक्यूमेंट मिल नहीं सकते, MR के सिस्टम से वो सारे डॉक्यूमेंट डिलीट हो गए तो वो हमें मिल नहीं सकते। तो उनको स्टोर ऐसा करके रखें ताकि वो जब भी हमें रिक्वायर्ड हो तो वो हमें मिल सके। स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम लॉस इम्प्रॉपर यूज़, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसकी स्टोरेज ठीक ढंग से होनी चाहिए, हार्ड कॉपी में भी हो और सॉफ्ट कॉपी में भी हो। हार्ड कॉपी के अंदर हमारे पास मास्टर लिस्ट भी होनी चाहिए, मास्टर डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, और फिर जो हम डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अलग से हमारे पास होने चाहिए। क्लाउज 7.5.3.2 डिस्ट्रीब्यूशन, रीयूज, रिट्राइवेबिलिटी, मतलब जैसे हम डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, और रिट्राइवेबिलिटी क्या है, रिकॉर्ड्स आर नॉट शोड बाय यू, और जो भी अगर कहीं ऑडिट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमारे पास रिट्राइवेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हम रिकॉर्ड्स शो कर सके जो भी हमारा ऑडिटर कर रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे पास रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है। लीजेबिलिटी कंट्रोल, मतलब इस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए जो कि रीडेबल हो, और रीडेबल उनके लिए हो जो कस्टमर है हमारा कस्टमर उसको आसानी से पढ़ सके। ऐसा ना हो कि हमें उर्दू आती तो हमने उर्दू में लिख दिया और हमारा कस्टमर हिंदी जानता है, उसकी लैंग्वेज के अंदर हमें बनाने हैं। कंट्रोल ऑफ चेंजेस, रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन, लीगल रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, इन सबको हमें मेंटेन करना है, मतलब कितनी लीगल रिक्वायरमेंट कितने टाइम तक हमें रिकॉर्ड बनाने रखने हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट कितने टाइम तक हमें रिकॉर्ड रखने हैं। पीपैब रिकॉर्ड्स, पीपैब रिकॉर्ड कितना टाइम होता है, प्रोडक्ट लाइफ प्लस सर्विस लाइफ प्लस 1 ईयर, और उसके बाद डिस्पोजल हम उसका कर सकते हैं।
क्लाउज 7.5.3.2.1 रिकॉर्ड रिटेंशन। रिकॉर्ड रिटेंशन क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन, ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है, इम्प्लीमेंट अ रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी। हमारे पास एक रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब कितने टाइम तक हम अपनी कंपनी में रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी प्रोडक्ट लाइफ प्लस 1 ईयर की होती है एज पर IATF। क्लाउज 7.5.3.2.2 इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन का हमारे पास मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन चेंजेस शुड बी रिव्यूड इन 10 वर्किंग डेज। और मतलब जो भी ECN जो भी आता है उसको हमें 10 दिन के अंदर रिव्यू करना होता है। ये हमारे IATF की रिक्वायरमेंट है। तो यहीं पर हमारे पास हमारे क्लाउज 7 के स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को हम पूरा करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लाउज 7 का मैनुअल समझेंगे, उसके बाद अगले उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या क्या फॉर्मेट्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं क्लाउज 7 के, उसको समझेंगे। तो इस सीरीज़ के साथ हमारी IATF QMS सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहें, और आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसको परचेज़ कर सकते हैं। तभी आप एक अच्छा QMS सीख सकते हैं और 40-50 हज़ार तो आप नॉर्मली ले लेंगे।